हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक पूरा रोड मैप, पूरी स्ट्रैटेजी कैसे सीयूईटी यूजी एग्जाम में आप ला सकते हो ह्यूमैनिटीज में 750 में से 750। उससे पहले बता दूं बेटा, एग्जाम को थोड़े से ही दिन बचे हैं और मैं बोल रही हूँ अगर अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है ना, और अगर आपका ड्रीम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो फिर तो स्वागत है आपका कैंपस में, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ एंड लाइफ अमेजिंग होने वाली है। लेकिन उसके लिए अभी जो बचे कुछ दिन हैं, जो दिन बाकी हैं, उसमें हमें फुल मेहनत करनी है, बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है ताकि हमें अपना टॉप कॉलेज मिल सके। हर बार लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम में रह जाते हैं या उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है, और बहुत लोग सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए ड्रॉप करते हैं। जबकि माना ये एग्जाम बहुत ही नेशनल लेवल का है, बट अगर राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी से चीजें करी जाएं तो ह्यूमैनिटीज में सीयूईटी यूजी क्रैक करना कोई बहुत ही ऐसे वो नहीं है। आप इजीली क्रैक कर सकते हो, अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हो, लेकिन मेहनत पूरी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पूरा चाहिए, पैनिक नहीं होना है, बहुत पेशेंस रखनी है हम लोगों को। तो अगर ये सब का मिक्स एंड मैच है तो हम अच्छे से 750 में से 750 ला सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीयूईटी यूजी का एग्जाम तो मैंने नहीं दिया था, पर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया था मैंने अपने टाइम में, और एनटीए ही वही एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एनटीए ही सीयूईटी पीजी करवाता है और एनटीए ही सीयूईटी यूजी करवाता है। और सीयूईटी पीजी में आई स्कोर्ड 17th रैंक एंड आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब वैसे तो आई वाज हैविंग 2 ऑप्शंस बट आई चूज दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स वहां से करी थी। उसके बाद सीयूईटी पीजी का एग्जाम का लेवल जैसा होता है वैसे ही अब एनटीए पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सीयूईटी यूजी है वो भी उसी बेसिस पे कंडक्ट करवाया जाए। हमने पूरा डिस्कस किया था कि क्या पैटर्न में फर्क आया है 2024 से 2025 में जो एग्जाम है उसके बीच में फर्क क्या है, क्या चीजें बदली हैं। और उससे एक चीज बहुत क्लियर है बेटा, पेपर बहुत ही सही आने वाला है ना, अच्छा खासा लेवल का पेपर बनेगा। और एनटीए की आदत हो गई है अब, चाहे वो सीयूईटी पीजी हो चाहे वो यूजीसी नेट हो, जो भी ह्यूमैनिटीज का पेपर है ना बेटा, वो बहुत ही सिमिलर पैटर्न पे सिमिलर लाइंस पे बनता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और अगर अपनों को पेपर अच्छे से निकालना है तो सबसे पहले जिन चीजों का हमें पता होना चाहिए वो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। एनटीए ने अभी जो यूजीसी नेट का पेपर लिया उसमें क्रोनोलॉजी की ब्रह्मांड दी है, इसलिए क्रोनोलॉजी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगता है, बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। क्या क्या स्टेटमेंट में आपको एलिमिनेशन मेथड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा एनटीए अब क्या पूछता है, एकदम ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो ये यूजीसी नेट का एक पेपर होता है बेटा जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, वैसे सेम क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे कि पूछता है कि मान लो ये स्टेट को नॉर्थ टू साउथ लगाओ, साउथ टू नॉर्थ लगाओ, यानी कि मैप्स पे जो है वो उसका पूरा फोकस है ना। मैप्स को, ज्योग्राफी के लिए आपको मैप्स को बहुत ही अच्छे से करना है। आपको फैक्चुअल चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको एजर्शन रीजन है ना, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को भी करना आना चाहिए है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है बेटा, पैटर्न कभी भी बदला जा सकता है। पैटर्न से मेरा मतलब है कि किसी भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा हो सकता है। और जब आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये वाले सब्जेक्ट पढ़ते हो, बी वेरी प्रिसाइज ऑन द डेटा, चाहे डेट्स हो, चाहे मैप हो, चाहे क्रोनोलॉजी हो। अगर यूएन पढ़ रहे हैं तो यूएन के लीडर्स के नाम हो, चाहे उनको क्रोनोलॉजी में लगाना हो, यूएन का पीस कीपिंग मिशन कब आया, ये सारी जो टेबल बना हुआ है ना 12th की एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ही चाहिए है। तो चलो अब आ जाते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं यहाँ पे, तो आपको क्या चीजों का जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपको डेट्स, है ना। डेट्स, डायनेस्टीज, ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए है ना। रूलर्स, है ना, जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। इन लोगों की क्रोनोलॉजी, इनका डेटा, इनके फैक्ट्स, हर एक डिटेल, स्पेशली बॉक्सेस, है ना, स्पेशली बॉक्सेस बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। इसी में ही क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। इन चीजों से अगर आप ये छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखोगे ना बेटा, कोई नहीं रोक सकता फुल में से फुल लाने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों के फुल आते हैं, है ना, बहुत बच्चों के फुल आते हैं। उसके अलावा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं देखना यार ऊपर नॉट लिखा हुआ था आपने
नहीं पढ़ा उसको, ये जो सिली मिस्टेक्स है ना वो बिल्कुल भी मत करना एग्जाम में। वो मिस्टेक करोगे ना तो कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। और इस सब के लिए हमें हेल्प क्या करेगा, PYQ, है ना। जितना प्रीवियस ईयर लगाओगे और जितने न्यू मॉक्स लगाओगे, है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो, चाहे वो पर यूनिट का टेस्ट हो, कोई भी मॉक्स एंड क्वेश्चन, यही आपको हेल्प करेगा। जितने आप क्वेश्चन लगाओगे और जितने आप मॉक्स करोगे, उससे बाहर मतलब वो चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कमिंग ऑन टू द पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में ही बेटा मैंने अपना CUET PG का पेपर दिया था पॉलिटिकल साइंस में। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, पॉल साइंस के लिए आपको जिन भी चीजों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले आती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मत भूलना, ईयर मत भूलना। NCERT इतनी अच्छे से पढ़नी है क्योंकि NCERT से बाहर से शायद ही पेपर आएगा। NCERT के बॉक्सेस को भी बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप PYQ प्लस मॉक्स दोनों लगा के जाओगे तो चीजें अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। ईयर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि पॉल साइंस में बार बार ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी आता है। तो जो ये फैक्चुअल चीजें हैं ना वो आपको इतनी हेल्प करेगी ना 750 में से 750 लाने में। तो इसीलिए बेटा हिम्मत मत हारना, अच्छे से हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, थोड़े ही दिन रहते हैं। कमिंग ऑन टू द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा आपको मैप्स पता होने चाहिए, है ना, आपको मैप्स पता होने चाहिए। मैप से क्वेश्चन आते हैं कि भैया नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, है ना, डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी आपकी PYQ से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए PYQ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब एक जो मेरी पर्सनल टिप है, मैं हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता है ना MCQ फॉर्मेट में जहां पे आपको टिक मार्क लगाना होता है, उस एग्जाम के लिए बेटा बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या लगता है, अभी मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी, इससे छोटी सी 2 मिनट की। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक एग्जाम दिया था जो मैं बता रही हूँ, UGC नेट एग्जाम। आई क्वालिफाइड इट, ठीक है, कट ऑफ बहुत मेरे आए थे शायद 98.35 परसेंटाइल। ओके, आई क्वालिफाइड इट, पर दिक्कत क्या हुई, मैं इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मेरे 3 या 4 क्वेश्चन वहां पे छूट गए। इसीलिए बेटा यहाँ पे हमें लग रहा है हमें हो रहा होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब का वीडियो चला रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, हमें एक्चुअली एग्जाम वाले माहौल में बैठना है, बैठ के उतना 1 घंटा 60 मिनट से अगर तो उतना बैठ के पेपर देना ही देना है। अगर ऐसे नहीं कि मन में 10 क्वेश्चन आज कर लिए फिर चलो खाना खा लेता हूँ 10 क्वेश्चन तब कर लिए, नहीं, हमें एग्जाम वाले माहौल में बैठना है और उसी टाइम पे बैठना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। मैं बोल रही हूँ सब कॉन्शियस में अपने आप सेव होगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप एग्जाम वाले माहौल में और एग्जाम वाले टाइम पे पेपर लगाते हो। पंखा बंद करके पेपर लगाना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में कभी पंखा सही से नहीं चल रहा, कभी गर्मी इतनी पड़ रही है, दिक्कत हो सकती है। ये सब चीजें अगर आप सब कॉन्शियस में फीड करते हो ना तो एग्जाम अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी पर्सनल टिप है जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है, वो है मेमोरी बुक, है ना। मैं हर एग्जाम में मेमोरी बुक बनाती हूँ। तो मेमोरी बुक क्या है बस फटाफट बता देती हूँ। देखो बेटा, जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए हैं आपको क्या करना है, आपको जो आपको लगता है जो चीजें आपकी बार बार गलत हो रही है, जैसे मान लो UN के सेक्रेटरीज है उनका ऑर्डर, अब मैं बताती हूँ UGC नेट में UN के, जैसे आपको पता होगा ट्रिगवे लाई है ना, ट्रिगवे लाई का ईयर तक पूछा जाता है कि किस ईयर में ट्रिगवे लाई थे। डैग हेमेरिक्सडोल्ड का ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में थे। यूथ हैंड का ईयर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ट्रिगवे लाई कहाँ से थे, है ना। बुतरोस घाली ने क्या दिया था, एजेंडा फॉर पीस दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से करना है ना, बहुत अच्छे से करना है। मेमोरी बुक कैसे बनाई जाती है, जैसे ये मैंने फैक्ट बताया, अगर आपको नहीं पता है कि बुतरोस घाली कौन से ईयर में आए और आपने MCQ में इसको गलत कर रखा है, तो आप जाओगे अपनी मेमोरी बुक में लिखोगे पॉइंट नंबर 1 बुतरोस घाली ईयर। ऐसे जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको अपने नोट्स में वापस लिखने से अच्छा है सिर्फ एक बुक बनाई जाए 3 से 4 पेज की पर सब्जेक्ट, है ना। अगर हिस्ट्री है तो 4-5 पेज में आप वो सारी गलतियां लिख दो जो आपने हिस्ट्री में करी है ना। कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रहती हैं, लिखने की नीड नहीं होती, बट कुछ चीजें जो आपको लगता है यार ये मैं बाद में गलत कर सकता हूं, इसलिए मुझे इसको लिख लेना चाहिए। अगर आपने मेमोरी बुक बना ली है तो एग्जाम से 1 दिन पहले अगर आप मेमोरी बुक अपनी पढ़ गए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो सही है वो तो मुझे आता है, गलत वाला भी मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो कॉन्फिडेंस पाने के लिए ये जो मेमोरी बुक का फंडा है ना बहुत अच्छा है। 3 से 4 पेज में हिस्ट्री, 3 से 4 पेज में ज्योग्राफी, ऐसे करके आप लोग मेमोरी बुक के थ्रू बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट कर सकते हो। बस एक छोटी सी बुक लेनी है, मेरे पास यहाँ होती तो मैं आपको दिखाती। 3-4 पेज में पूरा समराइज कर देना है गलतियों को अपनी,
कई चीजें नहीं, जो आपको आती हैं वो चीजें नहीं लिखनी, जो आपको लगता है ये चीज तो मुझे याद है नहीं लिखनी, आपको सिर्फ वो चीज लिखनी है जो आपको याद नहीं रहती है, वो भी पैराग्राफ नहीं, पॉइंट, है ना। जैसे मान लो कोल्ड वॉर है, उसका ईयर याद नहीं हो रहा, तो वहां पे फटाफट ब्रैकेट में लिखा ये, ताकि अगली बार जब भी देखो मेमोरी बुक याद हो। और रोज मेमोरी बुक रिवाइज करोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा प्रिपरेशन में। एग्जाम तभी अच्छा होगा इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसीलिए बच्चा थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिन बाकी है, एग्जाम को फोड़ कर आना है, पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है किस चीज का कैसे ध्यान रखना है। अच्छे से पेपर करो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।